जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज हम टॉपिक के बिना बात करेंगे और एक ऐसा बात जो किसी टॉपिक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अपने भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे, अपने भारतीय समाज की दयनीय स्थिति के बारे में बात करेंगे कि हमारी भारतीय समाज की स्थिति क्या है। और इस समाज की स्थिति आप इससे आकलन नहीं करेंगे कि हम अगर बोल रहे हैं कि हमारी भारतीय समाज की स्थिति, हमारे भारतीय की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। आप इस बोलने से इसका अर्थ नहीं निकाल लीजिएगा कि हाँ दयनीय है। आपको उस कहानी से वाकिफ कराया जाएगा जो किसी परिवार पे यह चीज़ें गुजर रही है और उस परिवार की हालत क्या है। और ऐसे ही हमारे भारत में हजारों लाखों परिवार ऐसे ही हैं, लाखों करोड़ों घर की बात हो रही है। लाखों परिवार मतलब करोड़ों घर, करोड़ों इंसान की बात होगी। यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं होगी। और आज जो कहानी बताई जाएगी वह कहानी नहीं, वह एक जीवन है, एक जीवन जो कि सत्य है। और यह जो कहानी, यह जो जीवन है वह हमारे आसपास की है। यह किसी कहानी कहीं से उठाया नहीं गया है। यह कहानी, यह जीवन हमारे आसपास का है। बस यहाँ पे जो नाम रहेंगे वो नाम कुछ दूसरे रहेंगे। किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। बस अब आईने के लिए इस कहानी का प्रयोग किया जाएगा कि आखिर यह कहानी क्या कहना चाहती है। आखिर हमारा समाज कहाँ पे अटका पड़ा है, आखिर हम कहाँ पे हैं, आखिर हम कब तक अपने समाज के गुणगान गाएंगे कि हमारा भारतीय समाज अच्छा है। कब तक चलेगा ये भारत में? आखिर हम कब तक किसी नेता के पल्लू में चुभ बैठते रहेंगे? कब तक हम उसे अपने बोलते रहेंगे हाँ हमारा नेता अच्छा है? कब तक हम लोग यह कहते रहेंगे कि यह पार्टी अच्छी है, यह पार्टी अच्छी है? कब तक? आखिर कब तक चलेगा? कब तक? यह कहानी आपको सुनाई जाएगी, यह कहानी सत्य है। लेकिन यहाँ पे जो पात्र रहेंगे वह पात्र केवल कहानी के रूप में रहेंगे। यहाँ पे किसी का नाम नहीं बताया जाएगा। आप यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे नाम जानने की इच्छा भी ना करिएगा, ठीक है? बस इस कहानी से आपको जो सीख मिलेगी उस सीख को हो सके तो फॉलो करिएगा। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारा परिवार है वैसे ही सबके परिवार होते हैं, सबका घर रहता है, सबका घर खुशहाल रहता है। शुरू में हुआ क्या, यह एक गांव की बात है। आपको पता है कि हमारा भारत गांवों में ही बसता है। हमारा भारत गांवों में बसता है। अभी भी 65% आबादी हमारे भारत की, 65 से 70% आबादी, 60 से 70% आप बोल सकते हैं आबादी अभी भी भारत की गांवों में ही निवास करती है। इस परिवार की कहानी भी वही है। इस परिवार की कहानी भी क्या थी कि देखिए, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार रहता है। मम्मी, पापा और 3 भाई रहते हैं। 3 भाई रहते हैं। तीनों भाइयों में हम लोग अगर नाम लेना चाहें तो एक का नाम रहता है प्रणय, एक का नाम रहता है आस और तीसरे भाई का नाम रहता है जतिन। देखिए, पहले परिवार हमारे जैसे एकदम हंसता खेलता हुआ परिवार रहता है। भाई भाई रहते हैं। जैसे भाइयों में प्रेम रहता है वैसे ही प्रेम यहाँ भी रहता है। चीज़ें चलती रहती है। भाई धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं। अब जैसे बड़े होते हैं, अब उस समय भाई तो बड़े होते हैं लेकिन गांव का परिवार है। अब गांव का परिवार है वह, आपको पता है अगर गांव का परिवार है तो सीधी सी बात है कि माँ बाप खेती किसानी कर रहे होंगे और वहीं से अपने बच्चों का पेट पाल रहे होंगे। यहाँ भी वही कहानी रहती है कि आपको पता है कि अगर माँ बाप किसानी कर रहे हैं, किसान हैं, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वह अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएँ। वह या तो सरकारी स्कूल में डालेंगे। और आपको अपने समाज की गंदगी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो अपने नेता के पल्लू में छुपते रहते हैं, तो सोचिए यही नेता कितने साल से हैं, 70 साल से, 75 साल से यही नेता ही हैं। हम बोलते हैं ये पार्टी अच्छी। अगर
यही नेता आज सरकारी स्कूलों की हालत इतनी गंदी क्यों है, इतनी गंदी क्यों है कि एक किसान का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा पाता है, अगर वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, अच्छी कोचिंग दे पाता है, तो उसके साथ दिक्कत यही होती है। क्या दिक्कत होती है कि उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है। अगर माँ को और कुछ करना है तो वह अपने जो जेवरात रहते हैं, जवाहरात जो रहते हैं जो शादी के, उन्हें भी गिरवी रखना पड़ता है अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो। और आप बोलते हैं कि हमारा ये नेता अच्छा है, हमारा ये नेता अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ चलती है, ये कहानी का हिस्सा है कि आप जो बोलते हैं कि हमारा ये लीडर अच्छा है, वो लीडर अच्छा है, उसके बारे में बात हो रही है। इस परिवार के बारे में जो कहानी है, उस पर आते हैं हम कि देखिए 3 भाई रहते हैं। अब सीधी सी बात है, जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वह जो बच्चे रहेंगे वह क्या करेंगे? प्रणय क्या करेगा, आस क्या करेगा, जतिन क्या करेगा, करेंगे क्या? जो बड़े होंगे अपने काम की खोज में किसानी करेंगे। किसानी अगर करेंगे, ज़मीन होगी तो ठीक है, वहीं किसानी तक सीमित रह जाएंगे। तो आज आपको पता है कि हर गांव का जो भी बच्चा है अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वह बाहर जाता है और कहीं फैक्ट्री में, कहीं छोटे से ऐसे ही जो भी छोटा मोटा काम मिल जाता है, वहाँ से अपने परिवार के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करता है। और यही काम करते हैं प्रणय, आस, जतिन। ये तीनों भाई जैसे जैसे प्रणय बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जैसे प्रणय बड़ा होता है तो प्रणय के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि मैं अपने मम्मी पापा को कब तक ऐसे ही एक छोटे से बस जो खेती किसानी हो रही है वहीं से जीवन यापन करेंगे, कब तक ऐसे ही दुख दर्द झेलेंगे, कब तक ये काम करते रहेंगे। इतना प्रॉब्लम है जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, अगर मानसून अच्छी नहीं हुई, बारिश अच्छी नहीं हुई तो खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जिम्मेदारी आती है प्रणय पे कि अब प्रणय क्या करेगा, क्योंकि प्रणय सबसे बड़ा रहता है। प्रणय बाहर जाता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वहाँ पे वह काम चालू करता है। बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा? दिल्ली, मुंबई, बनारस, यही जो शहर है यहीं पे जाएगा वह। तो वह बम्बई जाता है, प्रणय बम्बई जाता है और वहाँ पे काम करता है। प्रणय अब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तो आपको पता है अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिली है तो सरकारी नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे प्रणय क्या करेगा? प्राइवेट नौकरी करेगा, जितना भी कमाएगा एक गरीब या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली, उससे भी कि वह बस अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाता एक प्राइवेट वाला लड़का जो अभी से काम करना चालू किया है। वह प्रणय वैसे ही करता है और वह अपने घर वालों का दुख दर्द कम करने के लिए काम चालू करता है। अब धीरे धीरे वह जब नहीं संभाल पाता तो वो जो बीच वाला भाई रहता है उसे भी वैसी शिक्षा मिलती है, सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलती है, वह भी वही काम करता है। क्या करेगा? वह भी बाहर जाता है कि ठीक है अब मेरा बड़ा भाई नहीं कर पा रहा है, अब 2 भाई हम मिलके करेंगे ये चीज़ों को। उसका बड़ा भाई, वो दोनों भाई जाते हैं और दोनों भाई बाहर काम करते हैं। अब बोलते हैं छोटे भाई को कि तू अपने घर में रह और मम्मी पापा की सेवा कर, क्योंकि मम्मी पापा की भी एक एज हो जाती है। उस समय पे वो उनका जो शरीर रहता है उतना काम नहीं कर पाता। तो आप वहीं पे रहिए और अपने मम्मी पापा की सेवा करिए, हम लोग यहाँ पे, हम 2 भाई हैं, संभाल लेंगे। चीज़ें चलती हैं। वह लड़का जो छोटा वाला भाई रहता है वह भी बड़ा होता है, बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन एकदम बड़ा नहीं होता। वह छोटा भाई उतना ही छोटा रहता है कि बालिग होने लायक, बस उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। बालिग ही होता है कि उसे अपने पास के गांव में एक लड़की से प्रेम हो जाता है और यह क्या, इसे हम लोग या तो हम इसे कुयोग बोले या कुछ और नाम दें, उससे ज़्यादा इससे छोटा नाम तो नहीं हो सकता। इससे बड़ा नाम आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम इसे बोलेंगे कुयोग। होता क्या है, यह लड़का जो भी बालिग हुआ है 18, 19, 20 साल, उससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, वह लड़का क्या करता है अपने मम्मी पापा की देख रेख के लिए वह गांव में ही रुकता है और खेती किसानी पे फोकस करता है कि हाँ मम्मी पापा नहीं करें, आप घर में रहिए, हम खेती किसानी करेंगे और भाई हमारे कमा रहे हैं, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा अपने घर की स्थिति को सुधारेंगे। चलता है, जब उसे प्रेम हो जाता है, और प्रेम ठीक है इस एज में सबको होता है, बहुत सारे लोग को होता है, वह भी इंसान ही है, कोई भगवान नहीं कि हाँ वह अपनी चीज़ों पे कंट्रोल पा लेगा।
ठीक है, उस चीज़ पे वह भी बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, चीज़ें होती हैं। और वह प्रेम कुयोग इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे देखिए गांव में जो होते हैं घर, घर के आसपास दूरियां रहती हैं, और खेत रहते हैं, और खेत के आसपास एक आध दो घर रहेंगे, फिर कहीं खेत रहेगा, फिर वहाँ पे घर रहेंगे, वही चीज़ें होती है। और कुयोग इसलिए बोलते हैं कि जो ये लड़का रहता है, इसका जो खेत रहता है घर से दूर रहता है, घर से दूर, और वहाँ पे कहीं खेत के थोड़े से दूर में ही उस लड़की का घर रहता है। अब देखिए कम लोग रहते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ बातचीत होता है, प्रेम हो जाता है। वही चीज़ें हुई इस लड़के के साथ में, और प्रेम हुआ। ये चीज़ें चलती रहती हैं, चलती हैं एक आध साल। फिर लड़की के घर वालों को पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, मतलब इनसे बात हो रही है। तो उस लड़के को इस लड़के को धमकी दिया जाता है कि हाँ आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, वरना आपके साथ गलत हो जाएगा। बट ये चीज़ें चलती रहती हैं, ना तो लड़की की तरफ से रोक टोक होता है, ना तो मना होता है, ना तो लड़के की तरफ से, दोनों साइड से ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर मना होता तो ये चीज़ें क्यों घटती, आगे की घटनाएं क्यों घटती। तो ये जब चीज़ें चलती रहती है यहाँ पे ये सारी चीज़ें, उसके बाद होता क्या है कि एक बार वह लड़का, अब रात में देखिए जैसे गांव में क्या होता है, रातों में अपने खेतों की रखवाली के लिए, जो भी घर में रहेंगे, जो भी किसान रहेगा वह अपनी खेतों की रखवाली के लिए जाता है। वैसे अब वो लड़का एक किसान था, जो कि एक बच्चा ही था, वह जाता है रखवाली के लिए। अब उसे क्या पता, वह अच्छे खासे मूड में जाता है, अच्छे खासा हंसता खेलता हुआ जाता है। अब उसे ये नहीं पता कि यह हमारी आखिरी रात होने वाली है। वह लड़का भी जाता है, और वहाँ पहुँचने के जैसे ही पहुँचता है वह, तो उधर नाले पड़ते हैं, छोटे छोटे नाले पड़ते हैं। अब उसे क्या पता कुछ होने वाला है। वहाँ पे लोगों द्वारा जो बताया जाता है, हम वहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ दूर के हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे आसपास की हैं, हम उतनी दूर की नहीं है कि चीज़ें हमें गलत बताई जाएंगी। ठीक है, तो जितनी बताई जाती है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, ये भी क्यों, क्योंकि कोई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है जिससे आप पूरा प्रूफ दे सकें कि हाँ ये चीज़ें सही है कि गलत हैं। ठीक है, चीज़ें होती हैं। अब उस लड़के पे हमला किया जाता है। वह लड़का रात में जब जाता है और अपने खेतों की रखवाली के लिए रोज की भांति, तो वहाँ पे एक समूह द्वारा हमला कर दिया जाता है। ये चीज़ें बताई गई हैं। इसका अभी तक मैं बोल रहा हूँ पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, बस बताई जाती है, उस आधार पे मैं इस कहानी को बता रहा हूँ। इस कहानी को पूरा, सारी चीज़ों को, जो चीज़ें सही हैं, जो सही लग रही हैं, उस चीज़ पर हम लोग उस वहाँ पहलू तक पहुँचेंगे। हमला कर दिया जाता है, और वहाँ पे एक बच्चा अगर भीड़ हमला करेगी तो वह क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और सोचिए अगर कोई वहाँ पे एक बार अगर मुँह ही बंद कर लिया तो कोई क्या कर लेगा। तो वहाँ पे भीड़ जब हमला करती है तो वह कोशिश करता होगा। इस निष्कर्ष पर मैं इसलिए पहुँचा हूँ, हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जिस हिसाब से बताया जाता है कि जब उस लड़की को, ठीक है, हमला होता है, और हमला होने के बाद उस लड़के को पेड़ में लटका दिया जाता है। जहाँ पे वह बसता है, वह रहता है, देखिए जहाँ पे खेत रहता है वहाँ पे कुटिया टाइप का बनाया जाता है कि हाँ हमें रात में रहना है, बस टेम्परेरी टाइप का। तो वहाँ भी वैसे ही होता है, कुटिया जैसा बना रहता है। लेकिन उस दिन क्या होता है, पेड़ के नीचे कुटिया रहती है, अक्सर वही ऐसे ही होता है, तो पेड़ में लटका दिया जाता है। जिस पेड़ के आसपास वह रहता है उसी पेड़ में लटका दिया जाता है। अब वह लटका दिया जाता है, ठीक है, चीज़ें होती हैं रात में। अब रात में ये सारी घटनाएं घटती हैं। सुबह जब वह लड़का, उसके पास जिम्मेदारी क्या है कि हमें खेती की रखवाली करनी है, जो हमारी गाय भैंस है उसको भी देखना है हमें। तो वह लड़का रोज़ सुबह आता है और अपनी गाय भैंस का दूध निकालता है। ठीक है, लेकिन जब वह नहीं आता तो उसके घर वालों की चिंता होती कि क्या हुआ, आज तक अभी तक नहीं आया, आज इतना लेट कैसे हो गया कि हमारा बच्चा नहीं आया। फिर वहाँ से कहीं से खबर आती है कि वह लड़का तो पेड़ में लटका हुआ है, और उसके घर वालों को पता चलता है, मम्मी पापा को पता चलता है कि यह घटनाएं कैसी हुई, कि क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ। ऐसे किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल था कि इतना हंसता खेलता बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। चीज़ें होती हैं, बढ़ती हैं यहाँ पे। फिर अब उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते मम्मी पापा। हाँ ठीक है, उसको लाते हैं, घर वाले लाते हैं वहाँ से, और पुलिस आती है। फिर पुलिस द्वारा क्या होता है, पोस्टमार्टम, पुलिस फिर जाकर हॉस्पिटल ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में क्या निकलता है कि हाँ लड़के ने सुसाइड किया है। अब ये पोस्टमार्टम सही है गलत है, इस चीज़ पर आप निष्कर्ष पर हाँ बोल सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम है
तो सही होता है तो सही ही होगा। लेकिन हो सकता है, देखिए अब निष्कर्ष क्या कि इस लड़के पे भीड़ द्वारा हमला किया गया, इस निष्कर्ष पर लोग क्यों बोलते हैं लोग कि ऐसे ही हुआ होगा। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस लड़के के नाखून में मिट्टी लगी रहती है, नाखून के अंदर मिट्टी भरी होती है, मतलब जैसे उसके ऊपर हमला किया गया और उसने बचने की बहुत कोशिश की है। अगर कोई सुसाइड करना ही चाहेगा तो उसके नाखून में मिट्टी क्यों लगी रहेगी, वो चीज़ें होती है उसके पे। तो लोग गेस करते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लड़का ये ऐसा करे। ठीक है, वह उसके नाखून में जब वहाँ से लाते हैं घर में तो उनके लोगों द्वारा, जो उनके परिजन रहते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि ये चीज़ें हुई थी। तो परिजनों द्वारा सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ नाखून में मिट्टी लगा था, लेकिन पोस्टमार्टम में तो कुछ और ही निकला। चीज़ें होती हैं, गरीब परिवार रहता है, उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। हाँ चीज़ों को मान लिया था, हाँ पोस्टमार्टम हुआ था हम मान लिए। ठीक है, अब जो परिवार रहता है, जो परिवार होता है उसमें कितने लोग बचते हैं, तो उसमें 2 ही लोग बचते हैं, 2 भाई बचते हैं, प्रणय और आस। कौन? प्रणय और आस। वो जो घटना नहीं घटी रहती उसके पहले ही जो प्रणय रहता है, प्रणय बड़ा हो जाया रहता है, तो प्रणय की शादी हो जाती है। प्रणय लगभग 27-28 साल के आसपास उसकी उम्र रहती है, तो ठीक है वह अपना घर बसा लेता है। उसके बाद उसी कुछ महीनों के बाद ये घटना घटती है, जो ये घटना घटी थी, यहाँ पे उस लड़के पे हमला किया गया था। अब वह लड़का, वह जो प्रणय रहता है वह बाहर है और आस भी बाहर है, दोनों बाहर हैं, दोनों आते हैं, देखते हैं चीज़ें घटनाएं घटी हैं। ठीक है, अब उसकी प्रणय की भी परिवार है और उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी और उसकी अब उसकी बच्ची हो गई है, प्रणय की बच्ची हो गई है और वह 2 से 3 माह की है। अभी बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची। अब उस समय की घटना है कि जब वह छोटी बच्ची बहुत छोटी सी है, अभी बहुत छोटी सी है। ठीक है, मम्मी पापा भी अभी उस सदमे जो सदमा हुआ था उससे धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। समय बीतता है कि ठीक है हमारे अभी 2 बच्चे हैं, हम रह लेंगे, हमारे अभी 2 बच्चे हैं, जैसा भी है ठीक है, सही गुजर रहा है। वो चीज़ें बहुत घटित हुई हैं, उस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता। वो चीज़ें हम लोग कभी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, उस दुख को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग अब उससे उभरने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे इंसान जब अपने सांसारिक उसमें आता है वातावरण में, तो चीज़ें भूलती हैं। भूली और प्रणय और आस अब यही आस बन गए। फिर उसके बाद किसको पता था कि यह आस, यह जो हमारा भविष्य है, हमारा सब कुछ यही है, जो एक माँ बाप अपने बच्चों को किस लिए रखता है कि हमारा बच्चा ही हमारे बुढ़ापे में एक सहारा बनेगी। ठीक है, जो प्रणय रहता है, प्रणय वह और आज दोनों बाहर ही रहते हैं। उसी समय एक महामारी आती है और इसका नाम रहता है कोविड, जिससे पूरा भारत गुजर रहा है। ये महामारी आती है और इसका शिकार हो जाता है प्रणय। और सोचिए, जिसकी अभी 2 से 3 महीने की बच्ची है और उसकी अभी शादी हुई है, जो कि 25 से 26 साल की एक वाइफ है ना, एक बच्ची ही है, एक वाइफ भी एक बच्ची है और एक और बच्ची है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। उसे पता रहता है, उसका जब तबीयत खराब होता है तो उसे पता चलता है कि हाँ मेरा तबीयत खराब हुआ है। और आपको पता है कि बम्बई, दिल्ली जो बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ पे कोविड बहुत फैला। वह भी चेकअप कराता है और पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन घर के लोग चिंता ना करें, घर के लोग टेंशन में ना आए, इसलिए वह बताता नहीं किसी को कि यह चीज़ हमारे साथ हुई है। वह अपने बच्चों पे और अपनी पत्नी को बोलता है कि आप अपने अच्छे से रखो, हमारी बच्ची को अच्छे से रखो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से रखो और हम अच्छे हैं। ठीक है, बस इतना बात करता है और ये चीज़ें बातें होती रहती हैं। हाँ, लेकिन उसका तबीयत खराब अब वह बताता नहीं है और उसका जो फीवर है वह बढ़ता जाता है और उसका तबीयत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तबीयत जो खराब हो रहा था वह बढ़ता ही जा रहा है। अब उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है
तो वह अपने रिलेटिव के यहाँ जाता है, रिलेटिव के यहाँ जाता है और अपना सारा सामान पैक करके जाता है और बोलता है कि आप मेरा सामान रख लीजिए, आप मेरा सामान रख लीजिए बस। अब वह सामान रख लेता है और घर वालों से उसके अगले दिन उसे एहसास हो जाता है कि अब मैं नहीं रहने वाला हूँ, उसे एहसास हो जाता है। लेकिन बस उसकी यही गलती रहती है, और गलती हम बार बार अपने सिस्टम को दोष क्यों दे रहे हैं, सिस्टम को दोष क्यों दे रहे हैं, क्यों हम अपने भारतीय समाज को दोष दे रहे हैं, क्यों हम अपने सरकारों को दोष दे रहे हैं, उसका आपका एक यहाँ पे आईना इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर उस समय पे लोग वहाँ पे चेकअप करा रहे हैं तो चेकअप के बाद 2 से 3 बार, पहली बार तो रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद अगर रिपोर्ट आ रही है तो लोग के पास अगर आपकी पहुँच नहीं है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट कर कहाँ होंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। और एक गरीब बच्चा जो गया है गांव से बाहर, उसकी क्या पहचान रहेगी बाहर में, वह उसे कौन एडमिट कराएगा, किसी के पास कौन कराएगा। सरकारें क्यों भाई, सरकारें तो हॉस्पिटल ही इतना नहीं बनाया, ना तो उतनी अच्छी फैसिलिटी बढ़ाई, ना तो उन्होंने डॉक्टर के लिए कुछ किया कि डॉक्टर की संख्या भी यहाँ तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो उतने सारे इक्विपमेंट है, कुछ भी नहीं है। क्या तो हम किसे दोष ना दें, अगर हम सरकार को ना दोष देंगे तो किसे देंगे, हम साधारण जनता को दोष देंगे क्या, साधारण जनता जो किसान है उसे दोष देंगे क्या, हर बार 70 साल से उसे ही दोष देते आएंगे क्या हम। सरकार का क्या फर्ज बनता है, तुम क्यों बनते हो। ठीक है, चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। उस लड़कियों का वह एडमिट नहीं हो पाता और उसे जब एहसास हो जाता है कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो वह कॉल करता है अपनी मम्मी को और बोलता है मम्मी अब हमारा जीवन यहीं तक था, अब हम इस जन्म में नहीं मिलेंगे और वो क्या अब मैं शायद ही बचूंगा। तो माँ ढांढस बनाती है नहीं बेटा तुम आओ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसे तो अंदर से एहसास हो गया था नहीं मम्मी अब मैं नहीं हो पाऊंगा, शायद ही हो पाऊंगा, ये चीज़ें अब शायद ही ठीक हो पाएंगी, उसे एहसास होता है। और जहाँ पे वो अपने रिलेटिव के यहाँ रहता है वहाँ वाले कोशिश करते हैं हॉस्पिटल ले जाके एकदम इमरजेंसी में कि हाँ जैसे भी हो ठीक हो ये। लेकिन वहाँ पे ले जाते ही पता चलता है कि यह लड़का तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, यह लड़का तो इस दुनिया में ही नहीं रहा। हाँ, अब सोचिए, अब हम लोग ये चीज़ें हमारी एक मार्मिक कहानी थी, अब उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जिसने 2 अपने जवान बेटे खोए हैं और 2 अपने सपने खोए हैं, जहाँ से उन्हें बुढ़ापे का सहारा। और वो जो माँ बाप हैं उनकी भी उम्र हो चुकी है, उनकी भी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उन्हें सहारे की ज़रूरत है, अब उन्हें सहारे की ज़रूरत है। जिस समय लगना चाहिए कि हाँ अभी हमारा बेटा अब हमारे सहारा बनेगा, उसी समय उसके 2 बेटे का चला जाना मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई है। और रीढ़ की हड्डी टूटना मतलब होता है असमर्थ हो जाना। अब उनके पास जीवन जीने के लिए तो जीवन होगा, लेकिन जीवन नहीं रहेगा। वही चीज़ें हुई हैं। अब वो जो एक बूढ़ा बाप है, एक बूढ़ी माँ है, वह जिसके में ऊर्जा बहुत कम है, वह और टूट गई है, वह और टूट गई है। माँ इतनी टूट गई है इस समय कि वह खाना भी नहीं खा पा रही है, कितने दिनों को उसे चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है। बाप इतना टूट गया है कि वह तो पहले से ही चलने की अवस्था में नहीं था, फिर भी वह अपने घर वालों को सोच रहा है, ढांढस बंधा रहा है, रोक रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कर पा सकता, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वह एक गरीब घर का बच्चा है, वह गरीब घर का है इंसान, इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। वरना वह सब कुछ कर सकता था, वहाँ अपने बच्चों को क्यों भेजता, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देता, अपने बच्चों को भी बात करता, अपने बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं होने देता कि वह बच्चा या फिर वो जो छोटा बच्चा था वह भी इतनी छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें क्यों करता। उसे भी अभी शिक्षा की उम्र थी, उसे अच्छी शिक्षा मिलती, क्यों नहीं मिली, क्यों उन पर इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारी दे दी गई। वो चीज़ें चलती हैं। फिर प्रणय भी, जो प्रणय अपने साथ में, प्रणय का तो जाना एक माँ बाप के लिए उतना ही दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस जीवन में तो उसकी भरपाई कतई नहीं की जा पाएगी, कतई नहीं की जा सकती। वह दुख जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते, उस दुख को
वह अभी उस जी रहे हैं, उस दुख को अभी वो जी रहे हैं। लेकिन उसके साथ में दो जिंदगी, जो दो बच्चे हैं, एक पत्नी है, वह पत्नी जो अभी एक बच्चे की अवस्था में है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 25 साल क्या होता है आज की अवस्था में, एक हम लोग भी 25 साल के हैं, लोग बच्चा ही बोलते हैं ना हमें, तो हम बच्चे ही हैं अभी। और वह जो बच्चा है अभी, जो 2 से 3 महीने की बच्ची है, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पापा कौन है, मेरे पापा है, क्या नाम है मेरे पापा का, मेरे पापा कौन है। उसने तो यहाँ तक कि अपने पापा को एक बार देखा भी नहीं है, क्योंकि उसके पापा तो उसकी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों के लिए बाहर में थे। ठीक है, यह एक मार्मिक हिस्सा था कहानी का। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं कि गलती कहाँ पे है, अब गलती हमारे समाज की गलतियों पे आते हैं कि समाज की गलती आखिर कहाँ पे है। समाज की गलती बस यही है कि आखिर क्यों आपको यह क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने समाज से, यह समाज से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों तुम लड़कियों को घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते, लड़कियों को घर से बाहर तुम क्यों नहीं जाने देते, क्यों घूमने से मना है। देखिए, शहर की बात अलग है, शहर में जाती हैं लड़कियां, लेकिन वहाँ भी कई शहर में कई घरों में ऐसे ही रोक टोक जैसे भी गाँवों में होता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें पढ़ने बस बाहर जाना है, उससे ज़्यादा तुम्हें बाहर नहीं जाना। अगर जाना है तो तुम्हें पूछ के जाना है। सोचिए, ठीक है, वह लड़की पूछ के जाएगी हाँ, अब घर से पूछ के जाएगी। लेकिन बताइए कि अगर वही लड़की पढ़ी है 20 साल 25 साल और उसकी शादी हो जाती है, अब उसके साथ भी यही कंडीशन होती है जो आज हुई है उस लड़की के साथ में, उसका भी, जिसके अभी पति नहीं रहे। वह लड़की जो गांव में थी, जिसने अभी बाहरी दुनिया को नहीं देखा, अब वो समाज उसे बोल रहा था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम गंदी लड़की कहलाओगी अगर तुम बाहर जाओगी, बाहर घूमोगी। अब बाहर वह घूमेगी नहीं तो दुनिया देखेगी कैसे, अब वह दुनिया देखेगी नहीं तो कोई काम करेगी कैसे, अब कोई काम करेगी नहीं कैसे, तो पेट कैसे पालेगी वो लड़की, कैसे पेट पालेगी। कोई है क्या, कोई समाज है क्या। अब समाज के लोग आए और बोले कि नहीं बेटा, अब हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, अब आओ हम तुम्हारे लिए खाना देंगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और तुम्हें अच्छे से रखेंगे। कोई है क्या, अब कोई समाज क्यों नहीं आता, अब कोई समाज उसे क्यों नहीं बोलता कि हाँ तुम अच्छी हो। अब कहाँ गया अच्छा पनी, बस हो गया ना, यहीं तक बस समाज हमारा अच्छा था क्या, कि हाँ उसे बोलते तक कि हाँ उसे घर से बाहर नहीं जाना है और उसे घर में ही रहना है, बस वहीं तक वो लड़की अच्छी थी क्या। आखिर कब तक हमारे समाज को हम अच्छा ऐसे बोलेंगे कि हाँ लड़कियां अगर घर में हैं तो अच्छी हैं, घर से बाहर अगर वो जाती हैं और अगर वो घूमती हैं, अब क्यों ना घूमे भाई, उनकी एक ज़िंदगी है। अगर वो ज़िंदगी को नहीं जिएंगी तो वह बाहरी दुनिया को कैसे देखेंगी, और बाहरी दुनिया को नहीं देखेंगी तो कैसे, अगर उनके साथ ये घटनाएं घटेगी तो कौन रखेगा। अब सोचिए, इस घर में जिस घर में ये घटना घटी है, जो बूढ़े माँ बाप हैं, क्या वो इस लड़की को पालेंगे, क्या उस लड़की को ये बूढ़े माँ बाप पालेंगे, या उस लड़की को जो जहाँ से उसके माँ बाप, जो इनके मायके के माँ बाप हैं वो पालेंगे क्या। या फिर समाज के लोग जो अभी तक ताना दे रहे थे कि हाँ ये लड़की अच्छी नहीं हो सकती, लड़की अगर घर से बाहर निकलती है इसे अच्छी शिक्षा मत दो। अभी तक गाँवों में ऐसा है कि हाँ अच्छी शिक्षा दोगे तो लड़कियाँ अभी भी अच्छी शिक्षा के लिए लोग गाँव में, अगर देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही सबकी नहीं हो रही हैं, लेकिन आजकल भी ये जो प्रथा है वो प्रचलित है कि हाँ शिक्षा ठीक है, आप 12वीं तक दे दिए, कॉलेज करा दिए, बस उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हो गया, अब उसका शादी कर दो। अब बस ठीक है, शादी आप कर ही दिए तो क्या कर लिए भाई, क्या उखाड़ लिए बताइए। आपने शादी कर भी दिया तो क्या कर लिए बताइए। अगर उसे आपने घर पे ही रखा और शादी कर दिया, बस पढ़ा दिया 12वीं पास, अरे 12वीं पास तो कोई भी हो जाता है यार। बच्ची का जब मानसिक स्थिति उस बचपने से अभी नहीं निकला है तो वह क्या कर पाएगी अपने घर वालों के लिए और क्या कर पाएगी दूसरों के लिए। वह ना तो अपनी रक्षा कर सकती है, ना तो अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा कर सकती है, और ना तो अपने मायके वाले जो माँ बाप हैं उनकी रक्षा कर सकती है। क्यों? केवल उसका एक ही दोष जाता है, वह दोष जाता है समाज पे और सरकार पे।
सरकारों ने ऐसे क्यों किया कि अच्छी शिक्षा नहीं थी गरीबों के बच्चों को? अभी ये चीज़ें क्यों हो रही है कि सरकार सरकारी स्कूलों पे क्यों फोकस नहीं कर रही है, क्यों वहाँ की इतनी गंदी हालत है? और दूसरी, समाज कब तक लड़कियों को बोलेगा कि तुम घर पे ही रहो, तुम घर पे ही रहोगी तभी अच्छी रहोगी। तुम अगर बाहर घूमती हो, तुम अगर घुटने के ऊपर हल्का सा भी अगर तुमने कोई जो भी पैंट वैंट होता है अगर वो पहनती हो तो तुम गंदी हो जाती हो। कब तक ये चलेगा भाई? कब तक तुम कपड़े से और उन्हें उनके घूमने से ही उन्हें अच्छा या बुरा बोलोगे? कब तक ये समाज हमारा गंदा रहेगा? और सबसे गंदी बात तो ये है कि आजकल यूथ भी इन बहुत सारे यूथ भी इन चीज़ों का सपोर्ट करते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। अरे भाई, संस्कृति का तो अचार डालेगा क्या कर लेगा संस्कृति का? नहीं चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति, हमें नहीं चाहिए भाई भारतीय संस्कृति। अगर हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है तो कतई नहीं चाहिए हमें संस्कृति अपनी। हमें वो जो विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति वही अच्छी है, काफ़ी अच्छी है भाई। वहाँ पे कम से कम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे अच्छे से उनकी जो व्यक्तिगत व्यवहार है, जो उनका मानसिक विकास है, उस पे तो फोकस किया जाता है कि हाँ, आप स्वतंत्र होके रहिए। जो लड़की बचपन से अभी तक स्वतंत्र होके नहीं रह पाई थी, वह अब अचानक से कैसे स्वतंत्र हो पाएगी और कैसे किसी काम को कर पाएगी? कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे अभी तक उसे स्वतंत्रता नहीं मिली है। वह अचानक कैसे बड़ी हो जाएगी भाई? बात करते हैं अब भारतीय संस्कृति की। क्यों? देखिए, ये कहानी बस एक तमाचा है हमारे लिए कि हम आखिर कहाँ पे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं। और हम बोलते हैं कि हमारा भारत एक विश्व गुरु बनेगा। काहे बनेगा भाई? नहीं बनने वाला, कभी नहीं बनने वाला, कभी नहीं बनने वाला। देखिए, बस बातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा घुमाना फिराना ही उद्देश्य नहीं है। बस उद्देश्य यही है कि आखिर हम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्यों उन्हें हम घर में रखते हैं? क्यों उन्हें हम घर से बाहर जाने के लिए क्यों हम इतना रोकते टोकते हैं? अगर हम रोकते टोकते हैं तो उसका जिम्मेदार क्यों है? कहीं हम तो नहीं हैं, कहीं हमारी वजह से ही तो लड़कियों पे इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। हमें ही उन्हें ऐसा फील कराना होगा, उनके माँ बाप को, चाहे उनके समाज को, चाहे उन लड़कियों को ऐसा फील कराना पड़ेगा कि हम इतने गंदे नहीं हैं और हमारे सामने आप सेफ हैं। यह विश्वास जताना पड़ेगा, चाहे समाज हो चाहे कुछ हो। अगर आप बात करेंगे कि जो बूढ़े हैं, जो 30 साल 40 साल 50 साल के हैं, इन लोग भी वैसे ही हैं, वही हरकत करते हैं, वैसे ही अनसेफ हैं। इनकी वजह से भी लड़कियां अनसेफ हैं भाई। ये चीज़ें हमें ही सुधारनी पड़ेगी। सॉल्यूशन यही है, एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये लड़की एजुकेट रहेगी, अच्छे से पढ़ी लिखी रहेगी, तो सोचिए अभी भी उसके साथ सब कुछ है। वह लड़की अगर पढ़ी लिखी रहती तो वह घर वालों को भी संभाल सकती है, अपने माँ बाप को भी संभाल सकती है, खुद को भी संभाल सकती है, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। और सोचिए, एक ही पहलू था, क्या? शिक्षा। और शिक्षा नहीं है तो वह अब क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। बस तो शिक्षा पे हमें फोकस करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा फोकस लड़कियों पे करना चाहिए शिक्षा के मामले में। लड़कों से ज़्यादा फोकस लड़कियों पे ही करना चाहिए शिक्षा के मामले। और यहाँ पे अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रहती तो उस लड़के की, जो अभी उसकी उम्र इतनी कम थी, वह इस दुनिया से क्यों जाता आखिर में। ये चीज़ें सब हमें इस चीज़ की ओर इंगित करती हैं, बताती हैं कि हमारा भारत सही दिशा में नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करिए, लेकिन चाहे जो भी हो, हमें अपने खुद को भी ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपने समाज के अंग हैं और हम भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, बस हमारा उद्देश्य यही था कि ये चीज़ें आपको समझ में आए, आखिर क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या हो रहा है हमारे देश में, ये चीज़ें से हम वाकिफ़ हों और यूथ अगर समझेगा। देखिए, यह मैसेज ये जो चैनल है, जो अगर हम जुड़े हैं आपसे, तो आपके पास अगर मोबाइल है तो ये जनरली यूथ ही मोबाइल आजकल यूज कर रहा है। तो अगर यूथ के पास ये मैसेज जाएगा और यूथ समझेगा उस चीज़ को, अगर यूथ समझेगा तो यूथ ही बदलेगा भारत।
भारत यूथ ही बदलेगा, भारत का समाज, जो हमारी संस्कृति है यह नहीं बदलने वाली, जो हमारा समाज है यह नहीं बदलने वाला भारत को, भारत का यूथ ही बदलेगा। भारत का सरकार नहीं बदलेगी भारत को, भारत का यूथ बदलेगा, बदलेगा तो यूथ बदलेगा। और हम अगर यूथ हैं तो हमें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें ही ये चीज़ करना पड़ेगा, किसी दूसरे से हम उम्मीद नहीं रख सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमने बताया इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो इस चीज़ के लिए आपको लड़कियों पे फोकस करना पड़ेगा कि उनकी शिक्षा पे, उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सामने आना पड़ेगा, अगर कुछ छेड़खानियाँ होती हैं, अगर वो अनसेफ फील करती हैं तो वहाँ पे आपको आगे आना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें जतानी पड़ेगी, हमें ही आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग ये चीज़ें पे अगर कोई सामाजिक पहलू और कुछ होता है जिससे हमारे यूथ के लिए, हमारी संस्कृति पे, हमारे पे अगर कुछ बात आती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ पे हम लोग ज़रूर अपनी राय रखेंगे। मेरी राय आपको कैसी लगी, और यह राय, और आप अपनी भी राय दे सकते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं अपने भारत के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।